मुंबई शहर के बाहर इलाके में स्थित एक पुरानी और बंद पड़ी टेक्सटाइल मिल बाहर से बिल्कुल वीरान दिखती थी, लेकिन जमीन के 20 फीट नीचे ये मिल बैराग प्रताप सिंह का अभेद्य किला थी। अंदर का माहौल एकदम सर्द और इंडस्ट्रियल था। भारी मशीनों के बीच सिर्फ एक तेज सफ़ेद फोकस लाइट जल रही थी। बैराग अपने भारी कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसका काला ओवरकोट बारिश के पानी और काले तिलों के खून से पूरी तरीके से भीगा हुआ था। उसने बिना किसी भाव के अपना कोट उतारा और उसे जमीन पर फेंक दिया। उसकी सफ़ेद शर्ट के बाएं हिस्से पर खून का एक गहरा लाल धब्बा फैल चुका था, जो अब शर्ट से चिपकने लगा था। बॉस, विक्रम तेजी से फर्स्ट एड किट लेकर बैरागी की तरफ दौड़ा। गोली बहुत ही अंदर तक गई है। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वो बस पहुंचता ही होगा। डॉक्टर को मना कर दो। बैरागी की आवाज़ में एक ऐसा खुरदरा सन्नाटा था जो उस विशाल तहखाने में गूंज गया। मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने अपनी खून से सनी शर्ट के बटन खोले और उसे भी उतार कर फेंक दिया। लाइट की रोशनी उसके चौड़े और चट्टान जैसे सीने पर पड़ी। आराध्या सही थी। उस सीने पर बाईं तरफ आग से जलने का वो खौफनाक और भयानक निशान आज भी चीख चीख कर उस रात की तबाही की गवाही दे रहा था, जब उसने अपने परिवार को आग की लपेटों से बचाने के लिए खुद को उस चिता में झोंक दिया था। और अब उसी निशान के ठीक ऊपर एक ताज़ा गोली का घाव था, जिससे लगातार खून बह रहा था। बैरागी एक लोहे की कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपने टेबल पर रखी पुरानी और डार्क विस्की की बोतल उठाई। उसने विस्की के गिलास में भी नहीं डाला, बल्कि सीधा उस बोतल को अपने घाव के ठीक ऊपर उल्टा कर दिया। कच्ची शराब जैसे ही उस खुले हुए घाव और फटे हुए मांस पर पड़ी घाव से धुआं सा उठा। यह इतना दर्दनाक था कि किसी आम इंसान की चीख निकल जाए या वो बेहोश हो जाए, लेकिन बैरागी की आंखों की पलक तक नहीं झपकी। उसकी जबड़े की नसें हल्की सी तनी और बस। उसने अपनी उंगलियों से मेडिकल किट से एक चिमटी निकाली और उसे सीधे अपने घाव के अंदर डाल दिया। विक्रम ने ये मंजर देखकर अपनी आंखें फेर लीं। वो इस शैतान की ताकत को जानता था, लेकिन ये ब्रुटलिटी रूह कपार देने वाली थी। चिमटी ने गोली को पकड़ा और बैराग ने एक झटके से खून से सनी वो लोहे की गोली बाहर निकालकर लोहे की ट्रे में फेंक दी। उसने सुई और धागा उठाया और बिना किसी एनेस्थीसिया के अपने ही घावों को अपने ही हाथों से सिलने लगा। लेकिन उसका दिमाग इस दर्द पर नहीं था। उसका दिमाग सिर्फ एक ही आवाज़ पर अटका हुआ था, तुम्हारा खून बह रहा है। 3 साल, पूरे 3 साल बाद आराध्या की आंखों में उसके लिए नफरत की जगह फिक्र दिखी थी। बैरागी ने सुई को अपनी चिमटी के आर पार खींचा। उसे यह शारीरिक दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आराध्य की वो कांपती हुई आवाज़ उसके सीने में इस गोली से भी ज़्यादा गहराई तक उतर गई थी। उस लड़की ने आज उसे उस आग में झोंकने की बजाय उसकी चोट को देखा था। बैरागी की वो शर्त खौफनाक आंखें अचानक एक अजीब सी डार्क ऑब्सेशन में बदल गईं। मैं तुम्हें इस शहर की राख भी नहीं छूने दूंगा आराध्या, बैराग ने अपना घाव सिलते हुए मन ही मन कहा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी और अपनी एजेंसी का ही क्यों ना उखाड़ना पड़े। बॉस, विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा। सिंडिकेट के उस बॉस ने आज जो चाल चली है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। उसने सीधा आराध्या की बहन को निशाना बनाया। उसे पता चल गया है कि हमारी कमजोरी क्या है। बैराग ने धागा दांतों को काट कर तोड़ा। उसने अपनी वो खूंखार और आंखें विक्रम पर टिकाई। वो आराध्या की कमजोरी है विक्रम, मेरी नहीं। बैरागी अपनी जगह से उठा। उसके नंगे सीने पर अब टांके लग चुके थे और खून रुक गया था। और उस अदृश्य कीड़े ने मेरी जिम्मेदारी पर हाथ डालकर अपनी मौत का कागज खुद साइन कर दिया है। शहर के हर उस इंसान को उठा लो जो सिंडिकेट से जरा भी जुड़ा है। मुझे उस बॉस का नाम, उसका ठिकाना, उसकी शक्ल सब चाहिए। आज रात से शहर में सिर्फ और सिर्फ खौफ का राज होगा। एजेंसी हेडक्वार्टर सुबह के 7 बजे। आराध्या ने मोहिनी को एजेंसी के सबसे सुरक्षित सेफ हाउस में देव की निगरानी में छोड़ दिया था। वो पूरी तरीके से सोई नहीं थी। उसके कपड़े अभी भी मिट्टी और खून से सने हुए थे। जैसे ही वो हेडक्वार्टर के मैन ब्रीफिंग में रूम में दाखिल हुई, उसे एहसास हो गया कि अंदर का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। चीफ राठौर अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे थे। वो टेबल के पास हाथ बांधे खड़े थे,
समर, जोया और कबीर भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर आर्यन, साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल, सीधे आराध्या को घूर रहा था। कमरे के बीच में रखी बड़ी स्क्रीन पर पंचगनी बोर्डिंग स्कूल के उस कॉरिडोर की तस्वीर चल रही थी। लाशों की तस्वीरें। मोहिनी सेफ है? राठौर ने बिना आराध्या की तरफ पूछा। हाँ चीफ, उसे सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है, आराध्या ने अपनी फ्लैट आवाज में जवाब दिया। गुड। राठौर ने एक गहरी सांस ली और अचानक मुड़कर आराध्या की आंखों में देखा। अब मुझे सच बताओ एरा, वहाँ पंचगनी में तुम्हारे साथ कौन था? आराध्या का दिल एक सेकंड के लिए धड़का, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। कोई नहीं था चीफ, मैं अकेली गई थी और मैंने उन कातिलों को भी मार दे गिराया था। झूठ। समर आगे आया, उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये ऑटोप्सी रिपोर्ट है एरा। 5 से 2 कातिलों की मौत गोलियों से नहीं हुई है। एक की गर्दन को किसी ने नंगे हाथों से 180 डिग्री में मरोड़ दिया है और दूसरे की खोपड़ी दीवार से टकराकर ऐसे चकनाचूर हुई है जैसे किसी ने सांड से उसे पटका हो। ये तुम्हारा कॉम्बैक्ट स्टाइल नहीं है। आराध्या ने अपनी मुट्ठियां कस ली। अंधेरा बहुत था। आराध्या ने फिर से झूठ बोला। फायरिंग के बीच किसी ने उन पर बीच से पीछे से हमला किया था। शायद वो आपस में उलझ गए थे। तुम बहुत सफाई से झूठ बोलती हो हेरा, डॉक्टर आरन ने अपनी शांत लेकिन चुभने वाली आवाज में कहा। वो अपनी जगह से उठकर आराध्या के पास आया। लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारा सच बयां कर रही हैं। जिस इंसान ने तुम्हारी बहन की जान बचाई, तुम उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। डॉक्टर आरन ने आराध्या के बिल्कुल करीब आकर उसकी आंखों में गहराई से देखा। तुम्हारी आंखों में वो 3 साल पुरानी नफरत और खालीपन आज गायब है हेरा। आज वहाँ एक उलझन है, एक फिक्र है, और मुझे यकीन है वो फिक्र उसी काले ओवरकोट वाले आदमी के लिए है जिसने बैकयार्ड में धमाका किया था। आर्यन ने एक बहुत ही खौफनाक सवाल लगा। क्या वो बैराग प्रताप सिंह था एगरा? कमरे में सन्नाटा छा गया। सब आराध्या को देख रहे थे। अगर आराध्या अभी हाँ बोल देती तो एजेंसी की पूरी फोर्स, पूरी ताकत बैराग को पकड़ने या मारने में लग जाती। वो बैराग जिसने अभी चंद घंटे पहले अपनी जान बचाकर खेलकर आराध्या की बहन को बचाया था। जिनका दिल पहले से मर चुका हो, उन्हें जिस्म के घाव महसूस नहीं होते। बैरागी के वो शब्द आराध्या के दिमाग में गूंज उठे। मैंने कहा ना। आराध्या ने आर्यन की पूरी आंखों में पूरे आत्मविश्वास के साथ देखते हुए कहा। वहाँ कोई नहीं था। मैंने अकेले अपनी बहन को बचाया है। आपको मुझ पर शक है तो मुझे सस्पेंड कर दीजिए। राठौर ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। सस्पेंड ही समझो एजेंट ए। जब तक उस अदृश्य बॉक्स का ये केस चल रहा है, तुम इस फील्ड पर नहीं जाओगी। तुम्हारा पर्सनल कलेक्शन और तुम्हारी ये जिद हमारे पूरे मिशन को खतरे में डाल रही है। तुम अपनी बहन के साथ सेफ हाउस में रहोगी। समर और जोया अब इस केस को लीड करेंगे। चीफ, आप ऐसा नहीं कर सकते। आराध्या गुस्से से आगे बढ़ी। वो शैतान मेरे परिवार के पीछे पड़ा है। मैं उसे दैट्स एन ऑर्डर एजेंट। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पर्सनल फीलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। राइटर की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। कबीर, इसका वेपन और बैच जमा करो। तुम केस से बाहर हो आराध्या। आराध्या वहीं खड़ी रही। समर ने उसे एक हमदर्दी भरी नज़र से देखा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था। आराध्या ने बिना कोई विरोध किए अपनी होल्डर से गन निकाली और टेबल पर रख दी। उसने अपना बैच भी उतार कर गन के पास ही रख दिया। उसकी आंखों से अब कोई फिक्र नहीं थी, बल्कि एक बेहद शर्त और गहरी बगावत थी। वो मुड़ी और उस कमरे से बाहर निकल गई। उसे अब समझ आ गया था कि एजेंसी के प्रोटोकॉल और नियमों के साथ वो उस बॉस को कभी नहीं मार सकती थी। एजेंसी उसे सिर्फ एक मोहरा समझती थी, लेकिन वो शैतान, वो बैराग नियमों को नहीं मानता था। वो सिर्फ और सिर्फ मौत देना जानता था। लिफ्ट के नीचे जाते हुए आराध्या ने शीशे में खुद को देखा। उसके चेहरे पर एक खौफनाक शांति थी। अगर उसे अपनी बहन को जिंदा रखना था और उस अदृश्य बॉस को खात्मा करना था, तो उसे उस इंसान से हाथ मिलाना ही होगा जिससे वो बेइंतहा नफरत करती थी। अब उनकी मंजिल एक होने वाली थी, एक एजेंट और एक माफिया किंग। तबाही का वो डार्क और जानलेवा गठबंधन था जो अब आकार लेने वाला था, जिसकी गूंज इस शहर की नींव हिलाकर रख देगी। रात का तीसरा पहर था। मुंबई के उस खामोश शेफ हाउस के कमरे में सिर्फ एक नाइट लैम्प जल रहा था। बिस्तर पर मोहिनी गहरी नींद में सो रही थी। आराध्या उसके पास बैठी बहुत ही नरमी से उसके बालों को सहला रही थी। मोहिनी के चेहरे पर अब भी कोई खौफ की लकीरें थी। आराध्या ने अपनी बहन के माथे पर एक हल्का सा चुम्बन दिया। उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे। आंसुओं की जगह अब एक ऐसी शर्त और अंधी जिद ने ले ली थी जो दुनिया के किसी भी एजेंसी के नियमों से बहुत ही ज़्यादा ऊपर थी। कमरे के बाहर
हॉल में देव पहरा दे रहा था। आराध्या ने खामोशी से अपनी काली लेदर जैकेट पहनी। उसने अपने बूट्स को पीते कसे। एजेंसी ने उसका बैज और गन छीन लिया था, लेकिन वो भूल गए थे कि एजेंट ए हथियारों की मोहताज नहीं है, वो खुद ही एक हथियार है। आराध्या ने कमरे की पिछली खिड़की खोली। उसने एक आखिरी बार अपनी बहन को देखा और बिना कोई आवाज़ के खिड़की से बाहर अंधेरे में कूद गई। देव को भनक तक नहीं लगी थी कि जिसे वो प्रोटेक्ट कर रहा है वो शहर से आग लगाने के लिए निकल चुकी है। 1 घंटे बाद पुरानी टेक्सटाइल मिल बैराग के काटा। मिल के उस खौफनाक और भारी दरवाजे के बाहर बैराग के 4 खूंखार गार्ड्स ऑटोमेटिक राइफल्स ताने खड़े हुए थे। अंधेरे और कोहरे के बीच से परछाई बाहर आई। आराध्या, रुक जाओ अपनी जगह पर। एक गार्ड ने अपनी गन आराध्या के सीने पर तान दी, लेकिन आराध्या के कदम नहीं रुके। उसके चाल में वो डोमिनेंस था कि गार्ड्स भी 1 सेकंड के लिए सहम गया। तुम्हारे बॉस को पता है कि मैं यहाँ हूँ। आराध्या की आवाज़ में किसी रोबोट जैसी नहीं, बल्कि एक असली और रूह कपा देने वाली ठंडक थी। रास्ता छोड़ो, वरना आज रात मैं निहत्ती ही हूँ। तुम चारों की गर्दन तोड़ दूंगी। इससे पहले कि गार्ड्स कुछ करते, पीछे से भारी लोहे का दरवाजा खुला। विक्रम बाहर आया। उसने आराध्या को देखा और गार्ड्स को नीचे गन करने का इशारा किया। बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं, मिस आराध्या। आराध्या बिना कोई भाव बदले विक्रम के पीछे पीछे उस अंडरग्राउंड तहखाने में दाखिल हुई। अंदर का नज़ारा किसी भी आम इंसान को पागल कर देने के लिए काफ़ी था। दीवारों पर हथियारों का झांखना टंगा था, लेकिन आराध्या की नज़रें सिर्फ उस इंसान पर टिकी थी जो कमरे के बीचों बीच उस लोहे की टेबल के पास खड़ा हो गया था। बैराग प्रताप सिंह। उसने ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी जिसके ऊपर के 3 बटन खुले थे। आराध्या साफ देख सकती थी कि उसके बाएं सीने पर पट्टी बंधी थी, जहां आज रात उसे गोली लगी थी। बैरागी टेबल पर रखे एक स्नाइपर राइफल के पुर्जे जोड़ रहा था। उसने आराध्या के कदमों की आहट पहचान ली थी। बिना मुड़े, बिना अपनी जगह से हिले, बैरागी की अंगुलियां कुछ पल के लिए रुक गईं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, आराध्या। बैराग की आवाज़ बहुत ही गहरी, रफ लेकिन शांत थी। उस आवाज़ में कोई ताना नहीं था, बल्कि एक ऐसी फिक्र थी जो सिर्फ आराध्या के लिए ही बाहर आती थी। इस जगह की हवा तुम्हारे लिए नहीं है। आराध्या बिल्कुल बैरागी के सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया है। आराध्या ने अपनी नज़र बैरागी के उन जेट ब्लैक आंखों में गाड़ते हुए कहा। बैराग ने राइफल की मैगजीन लोड की और उसे टेबल पर रख दिया। फिर उसने धीरे से अपनी नज़रें उठाईं और पहली बार आराध्या की आंखों में देखा। उसकी आंखों में आराध्या के लिए जो अदब और ठहराव था, वह किसी भी तूफान को शांत कर सकता था। बैराग ने आराध्या के चेहरे को देखा, जहां अब एक बागी एजेंट का खौफनाक इरादा जग रहा था। तुम्हारे कदम इस खून से भरी दुनिया के लिए नहीं बने हैं, बैराग ने बहुत ही संजीदगी और एक दर्द भरे लहजे में कहा। जो थोड़ी बहुत रोशनी तुम्हारे अंदर बाकी है, उसे मेरे इस अंधेरे में मत बुझने दो। वापस लौट जाओ। मेरे परिवार की लाशों ने मेरी उस रोशनी को बहुत पहले ही दफन कर दिया था। आराध्या की आवाज़ जरा भी नहीं कांपी। मैं यहाँ तुम्हारे साथ एक सौदा करने आई हूँ। बैराग ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे वो आराध्या के इस दर्द को महसूस कर सकता है। फिर उसने अपनी गहरी काली आंखें खोली और आराध्या की आंखों में देखते हुए कहा, मेरे पास सौदे नहीं होते हैं आराध्या। हुक्म करो, तुम्हें क्या चाहिए। शहर के सबसे खूंखार और बेरहम माफिया किंग के मुंह से अपने लिए हुक्म शब्द सुनकर आराध्या एक पल के लिए अवाक रह गई। वह बैरागी को देखती रह गई। उस इंसान की आंखों में उसके लिए जो समर्पण था, उसने आराध्या के अंदर की बची कुची हिचकिचाहट को भी खत्म कर दिया था। आराध्या ने एक गहरी सांस ली और बैरागी की आंखों में आंखें डाले कहा, तुम उस अदृश्य सिंडिकेट बॉस का साम्राज्य चलाना चाहते हो और मुझे मुझे उस शैतान का सिर धड़ से अलग चाहिए। मेरी एजेंसी की कानून की किताबों में उलझी है, वो उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। मुझे तुम्हारी वो डार्कनेस, तुम्हारा वो खौफनाक नेटवर्क चाहिए बैराग। मुझे मेरे दुश्मनों का खून चाहिए। बैरागी के चेहरे पर एक बहुत ही खामोश और भयंकर सुकून छा गया। 3 साल से वो जिस आग को इस लड़की के अंदर ढूंढ रहा था, वो आज पूरी तरीके से भड़क उठी थी। मेरे साथ चलने का मतलब समझती हो आराध्या। बैरागी ने अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया और उसकी उंगलियों में बारूद की महक थी। अगर तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ कोई कानून नहीं, कोई दया नहीं। यहाँ सिर्फ खून का हिसाब खून से होता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो। मेरे परिवार ने जब आखिरी सांस ली थी, मेरी दया उसी दिन मर गई थी। आराध्या ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मैं तैयार हूँ।
बैरागी की आंखों में एक डार्क पजस्नेस चमक उठी। उसने आराध्या को अपनी दुनिया में पूरी तरीके से कबूल कर लिया था। विक्रम। बैराग ने अपनी नजरें आराध्या से हटाए बिना पीछे की तरफ हल्की सी आवाज दी, उस कीड़े को बाहर लाओ। विक्रम और दो गार्ड्स अंदर से एक अंधेरे कमरे में एक आदमी को घसीटते हुए लाए, उसे आराध्या के पैरों के पास फेंक दिया। वो आदमी पूरी तरीके से लहूलुहान था। उसकी उंगलियां टूटी हुई थी। ये उस सिंडिकेट का एक बहुत बड़ा सप्लायर था जिसे बैरागी की आदमियों ने आज शाम की से किडनैप किया था। इसने मुंह खोल दिया है। बैरागी ने अपनी भारी बूट उस आदमी के सीने पर रखते हुए कहा। वो अदृश्य बॉस आज से ठीक 48 घंटे बाद शहर के बाहर पुराने वाले सिल्वर पॉट पर अपना सबसे बड़ा हथियारों का कंसाइनमेंट रिवील करने वाला है। वो खुद वहां मौजूद नहीं होगा, लेकिन उसका बायां हाथ, जिसे द घोस्ट कहते हैं, वो वहां आएगा। आराध्या ने उसे तड़पाते हुए सप्लायर को देखा। बैरागी ने अपनी कमर से एक ब्लॉक लोडेड गन निकाली और उसे बहुत ही अदब से आराध्या की तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारा पहला टेस्ट, आराध्या। वैराग ने गन उसके हाथ में थमाते हुए बहुत ही शर्द आवाज में कहा। तुम्हारी एजेंसी कहती है कि निहत्थे क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करो। मेरी दुनिया कहती है कि जो तुम्हारे परिवार की तरफ आंख भी उठाए उसे जिंदा मत छोड़ो। अगर तुम मेरे साथ इस युद्ध में उतरना चाहती हो तो इस कीड़े को खत्म करो। आराध्या ने गन को अपने हाथ में लिया। गन का भारीपन आज उसे बहुत ही अपना सा लग रहा था। सप्लायर खौफ से रोने लगा और आराध्या के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो, मैंने सब कुछ बता दिया है, मेरे बीवी बच्चे। आराध्या के दिमाग में एक सेकंड के लिए वो पुरानी एजेंट ए चीखी, ये मर्डर है, ये कानून के खिलाफ है। लेकिन अगले ही सेकंड उसे मोहिनी का वो खौफ से कांपता हुआ चेहरा याद आ गया। उसे वो खौफनाक आवाज़ याद आई। तुम्हारी बहन बोर्डिंग स्कूल में अकेली है। आराध्या ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें एकदम खाली और सर्द हो गईं। उसने बिना वैरागी की तरफ देखे, बिना अपने हाथ को कांपने दिए, उसने अपनी गन उस सप्लायर के सिर पर तान दी। मेरे परिवार ने भी तुमसे रहम की भीख मांगी होगी। आराध्या ने उस सप्लायर को घूरते हुए एक बेहद खौफनाक जहरीली आवाज में कहा। गोली की गूंज से पूरा तहखाना दहल उठा। सप्लायर का शरीर एक झटके के साथ जमीन पर शांत हो गया। फर्श पर खून का एक लाल तारा पड़ने लगा। आराध्या ने गन नीचे की। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी। उसने अपने उसूलों को, अपनी एजेंसी की ट्रेनिंग को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था। बैरागी की उन काली आंखों में पहली बार एक गहरी खूंखार और डार्कनेस चमक आ गई। रात को वक्त सिल्वर पॉट शहर के बाहर किनारों पर बसा ये पुराना और वीरान बंदरगाह आज रात एक अवैध किले में तब्दील हो चुका था। रात के 2 बज रहे थे। समंदर की खारी हवाओं के साथ एक घना सफेद कोहरा पूरे पॉट को फैल चुका था, जिससे 25-30 फीट दूर देखना भी नामुमकिन था। पॉट के बीचों बीच भारी शिपिंग कंटेनर्स के बीच एक बड़ा सा खुला एरिया था। वहां 2 काले रंग के बड़े से ट्रक खड़े थे, जिनमें से इंटरनेशनल हथियारों का जाखिरा लोड किया जा रहा था। ट्रकों के पास खड़ा था द घोस्ट। वो अपने अदृश्य बॉस का बायां हाथ, चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता, आंखों में चालाकी और हाथों में एक हैवी ड्यूटी मशीन गन। उसके चारों तरफ कम से कम 50 भारी हथियारों से लैस खूंखार गुंडे थे। जल्दी लूट करो, घोष ने चिल्लाते हुए कहा। बॉस का सीधा आदेश है, आज रात के बाद हमें अंडरग्राउंड होना है। बैराग प्रताप सिंह पागलों की तरह इस शहर में हमें ढूंढ रहा है, एक गार्ड ने डरते हुए कहा। बॉस, अगर बैराग प्रताप यहाँ पर आ गए तो? घोष ने भद्दे से हंसी हंसी, आने दो उस मरे हुए खानदान के वारिस को। 50 लोग हैं हम, वो कोई भगवान नहीं है जिसे गोली ना लगे। आज अगर वो आया तो इसी समंदर में उसकी लाश। घोष का जुमला पूरा भी नहीं हुआ था कि एक बेहद धीमी आवाज गूंजी और उस बात कर रहे गार्ड्स के माथे के बीचों बीच छेद कर गई। खून का एक फव्वारा घोस्ट के चेहरे पर पड़ा और वो गार्ड बिना कोई आवाज किए जमीन पर गिर पड़ा। घोस्ट की हंसी उसके गले में ही जम सी गई थी। कहाँ से आई है गोली? स्नाइपर, कवर लो, घोस्ट पागलों की तरह चिल्लाया। पोस्ट पर अचानक से अफरा तफरी सी मच गई थी, लेकिन वो गोली किसी दूर बैठी स्नाइपर की नहीं थी। कोहरे के बीच से कंटेनर्स के ठीक ऊपर एक काली परछाई धीरे से नीचे कूदी। वह आराध्या थी। उसने ब्लैक लेदर पैंट्स और टाइट ब्लैक जैकेट और कॉम्बैट बूट्स पहने हुए थे। उसके दोनों हाथों में साइलेंसर लगी हुई गन्स थी। जमीन पर कदम रखते ही उसने बिना एक सेकंड की देरी किए हवा में गोता लगाते हुए दोनों तरफ फायरिंग करना शुरू कर दिया था। कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई दया नहीं। आराध्या के हर फायर पर एक लाश जमीन पर गिर रही थी। 3 साल की वो ट्रेनिंग और अपने परिवार की मौत का वो खोखला हुआ गुस्सा।
आज आराध्या एक मशीन नहीं, बल्कि मौत की एक तेज आंधी बन चुकी थी। मारो उस कमीनी को, घोष चिल्लाया और अपने आदमियों के पीछे छोड़ खुद एक ट्रक के पीछे छुप गया। 10 गार्ड ने एक साथ आराध्या की तरफ ऑटोमेटिक राइफल से गोलियों की बौछार कर दी। आराध्या ने कंटेनर की आड़ में गोलियां ली। गोलियों को कंटेनर के लोहे को चीर रही थी। चिंगारियां उड़ रही थी। आराध्या की गन्स भी मैगजीन खाली हो गई थी। उसने गन्स वहीं फेंक दी। उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। उसने अपनी जांग से दो बेहद तेज धार वाले कॉम्बैक्ट खंजर निकाले। वो निहत्थे हैं, आगे बढ़ो। गार्ड्स के कंटेनर की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही वो गार्ड्स आराध्या के करीब पहुंचे, पोर्ट के मेन गेट की तरफ से इतना भयानक धमाका हुआ कि जमीन कांप उठी। लोहे का वो भारी गेट हवा में किसी तिनके की तरह उड़ता हुआ 25 फीट दूर जा गिरा। आग की लपटों ने उस घने कोहरे को चीर कर रख दिया था। गार्ड्स के कदम ठिठक गए। उन्होंने खौफ से पीछे मुड़कर देखा। आग और धुएं के उस बवंडर के बीच से एक भारी भरकम काली एसयूवी तूफानी रफ्तार से अंदर घुसी और सीधे 3 गार्ड्स को कुचलते हुए कंटेनर से जा टकराई। एसयूवी का दरवाजा खुला और वहां से वो शख्स बाहर निकला। उसे देखकर घोस्ट के बाकी बचे आदमियों के रगों में जैसे खून जम गया था। बैराग प्रताप सिंह, लहराता हुआ काला ओवरकोट, हाथों में 2 भारी असॉल्ट राइफल्स और आंखों में वो खौफनाक सन्नाटा जो यमराज के आने की गवाही देता था। बैराग ने कोई खबर नहीं दिया था। उसने छुपने की कोशिश भी नहीं की थी। वो बस अपने भारी कदमों से उस आग के बीच से आगे बढ़ा और उसने दोनों राइफलों के ट्रिगर दबा दिए। ये कोई फायरिंग नहीं थी, कत्ले आम था। बैरागी की राइफल्स से निकलने वाली आग गार्ड्स के सीनों को छलनी कर रही थी। लाशें एक एक करके जमीन पर गिर रही थी। बैरागी की चाल में एक रत्ती भर भी कमी नहीं थी। एक गार्ड ने हिम्मत करके बैराग पर गोली चलाई। गोली बैरागी के कंधे को छूती हुई निकल गई, लेकिन उस शैतान पर जैसे अब तक नहीं की थी। उसने बस अपनी राइफल का रुख उस गार्ड की तरफ किया, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। इधर आराध्या ने बैरागी की इस खौफनाक एंट्री का पूरा फायदा उठाया। जिन गार्ड्स का ध्यान बैरागी पर था, आराध्या उनके पीछे से मौत बनकर निकली और खचाक के साथ एक खंजर सीधा एक गार्ड्स की गर्दन में। उसने फुर्ती से दूसरे गार्ड के घुटनों पर लात मारी और अपना दूसरा खंजर उसके सीने में उतार दिया। आराध्या और बैराग दोनों बिल्कुल अलग दिशाओं में लड़ रहे थे, लेकिन उनका सिंह किसी खौफनाक सिख सिम्फनी जैसा था। जहां आराध्या की फुर्ती और चालाकी दुश्मनों को चीर रही थी, वहीं वैराग्य की ब्रूटल और जानवरों जैसी ताकत उन्हें कुचल रही थी। खून, बारूद और मौत की चीखें। सिल्वर पोर्ट पर आज सच में एक शमशान बन गया था। चंद मिनटों के अंदर वो 50 गार्ड्स जमीन पर लाशों के ढेर में बदल चुके थे। पूरे पोर्ट पर अब सिर्फ आग के सुलगने की आवाज और बैराग के भारी बूट्स की आवाज थी। घोष जो अब तक ट्रक के पीछे छुपा था, अब अकेले बच गया था। वो डर के मारे पसीने से भीग चुका था। वो भागने के लिए ट्रक के पिछले टायर के पास से रेंगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसके बालों को किसी ने पीछे से जोर से पकड़ा और एक झटके से उसे जमीन पर खींच कर बाहर निकाल दिया। घोस्ट की दर्दनाक चीख निकल गई। ये आराध्या थी। उसकी जैकेट पर दुश्मनों का खून लगा था और उसकी आंखों में एक शर्द जानलेवा नफरत थी। उसने घोस्ट को जमीन पर पटका और अपने बूट को उसके गले पर पूरी ताकत से दबा दिया। घोस्ट का दम घुटने लगा था। तभी सामने से भारी कदमों की आहट आई। बैराग अपनी राइफल जमीन पर फेंक चुका था। वो घोस्ट के पास आकर खड़ा हुआ। बैराग की लंबी परछाइयों ने घोस्ट को पूरी तरीके से ढक लिया था। तुम तुम दोनों ने मुझे मार दोगे तो तुम्हें कभी बॉस का पता नहीं चलेगा। घोस्ट खांसते हुए, खौफ से कांपते हुए गिड़गिड़ाया। आराध्या ने अपने बूट का दबाव हल्का सा कम किया ताकि वो बोल सके, नाम बता। आराध्या की आवाज़ से कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस मौत की एक ठंडी सी घंटी सी थी। मुझे मुझे उसका नाम नहीं पता। घोस्ट खून थूकते हुए बोला, कोई कोई नहीं जानता वो कौन है। वो कभी सामने नहीं आता। बैराग ने अपनी पेंट की जेब से एक लाइटर निकाला और उसने एक सिगरेट से सुलगाई। उसका चेहरा एकदम शांत था, जिसे उसे घोस्ट की बातों से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। विक्रम, बैराग ने हवा में आवाज दी। अंधेरे से विक्रम बाहर आया। उसके हाथ में एक पेट्रोल का कैन था। घोस्ट की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। बैराग ने एक इशारे पर विक्रम ने वो पूरा पेट्रोल घोस्ट के ऊपर उड़ेल दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। घोस्ट चीखने लगा। बॉस का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन लेकिन एक चीज़ है, एक कोड। बैराग ने अपने सिगरेट का एक गहरा कश लिया। कैसा कोड? आराध्या ने अपनी गन घोस्ट की आंख के बिल्कुल पास आते हुए पूछा। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट फिनिक्स।
गोश्त पागलों की तरह चिल्लाया। बॉस का अगला कदम शहर के सबसे बड़े तुम लोगों के लिए, वो तुम्हारे बहुत करीब है, वो किसी भी पल तुम पर, बस मुझे इतना पता है कसम से। आराध्या के दिमाग में प्रोजेक्ट फिनिक्स नाम हथौड़े की तरह बजा। एजेंसी में उसने कभी ये नाम नहीं सुना था। बैराग ने आराध्या की आंखों में देखा। आराध्या ने सिर हिलाया। गोश्त सच बोल रहा था। उसे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता था। बैराग ने अपनी जलती हुई सिगरेट अपने होठों से निकाली। प्लीज। घोष हाथ जोड़कर रोने लगा। मैंने सब बता दिया, मुझे छोड़ दो। बैराग अपनी जगह से हिला भी नहीं था। उसने बस अपनी वो खौफनाक जेट ब्लैक आंखें घोष पर दिखाई, जिन कीड़ों ने मेरे परिवार को पेट्रोल डालकर जलाया था। बैरागी की आवाज एक ऐसे सन्नाटे से निकली जो जमीन को फाड़ दे। मैं उनके किसी वफादार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर बैराग ने वो जलती हुई सिगरेट घोस्ट के ऊपर फेंक दी। आग की एक तेज लपट हुई थी और घोस्ट की जिंदा जलते हुए वो दर्दनाक चीखें पूरे सिल्वर फोर्ट पर हवाओं में गूंज उठी। वो आग का गोला बनकर जमीन पर तड़प रहा था। आराध्या कुछ कदम पीछे हटी। आग की पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। 3 दिन पहले की आराध्या शायद इस मंजर को देखकर कांप जाती या फिर बैराग को रोक लेती, लेकिन आज आज आराध्या की आंखों में वो खालीपन था जो इस आग से भी ज्यादा खौफनाक था। उसने उस जलते हुए इंसान को देखा और फिर उसके अंदर कोई गिल्ट नहीं और न ही कोई दया आई। तभी बैराग के पीछे मुड़ा। वो आराध्या के पास आकर खड़ा हो गया। दोनों उस जलते हुए पॉट और लाशों और उस जलते हुए घोस्ट को देख रहे थे। बैराग ने अपना हाथ धीरे से आराध्या की तरफ बढ़ाया। उसने कुछ नहीं कहा। आराध्या ने बैराग के उस खून और बारूद से सने हाथ को देखा। आज इस हाथ ने उसे खौफ नहीं बल्कि एक ऐसा खौफनाक अधिकार दिखाई दिया जो अब इस शहर में कोई कानून नहीं दे सकता था। आराध्या ने अपनी नजरें बैरागी की आंखों से उठाई और पहली बार उसने अपनी मर्जी से अपना खून से सना हाथ बैराग की उस रफ और खुरदरे हाथ में रख दिया। उन दोनों की उंगलियां एक दूसरे में कस गई। वहां कोई प्यार शब्द नहीं था, कोई रोमांटिक हवा भी नहीं चल रही थी। वहां सिर्फ लाशें थी, मौत की गंध थी और एक ऐसा डार्क अलायंस था जिसने आज पूरी तरीके से जन्म ले लिया था। प्रोजेक्ट फिनिक्स। आराध्या ने बैराग की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, चाहे वो प्रोजेक्ट जो भी हो। बैराग ने आराध्या के हाथ को और कसकर पकड़ते हुए बेहद शांत आवाज में कहा, हम उसे उसके इस प्रोजेक्ट के साथ जिंदा कर देंगे। सिल्वर पॉट के उस शमशान बनने के ठीक 3 घंटे बाद बैराग के अंडरग्राउंड तहखाने में एक दमघोटी खामोशी छाई हुई थी। बाहर की दुनिया के लिए आराध्या अब एक बागी एजेंट थी जिसे एजेंसी पागलों की तरह ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ इस तहखाने में वो बैराग के ठीक बगल में खड़ी थी। उन दोनों की नज़रें सामने रखी एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर टिकी थी। माइकल के फ़ोन से जो डेटा एजेंसी के सर्वर पर गया था, आराध्या ने अपनी चालाकी से उसका एक बैकअप क्लोन अपने पर्सनल हैकिंग डिवाइस में भी सेव कर लिया था। अब बैराग के टेक एक्सपर्ट्स उस एनक्रिप्टेड डेटा की परतों को खोल रहे थे। प्रोजेक्ट फिनिक्स। आराध्या ने उस नाम को अपने होठों पर बुदबुदाया। मैंने अपनी पूरी ट्रेनिंग में कभी इस प्रोजेक्ट का नाम नहीं सुना। अगर ये सिंडिकेट का कोई प्लान है तो ये माइकल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मैं क्यों छिपाता। हाँ। बैराग ने अपनी सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ा। उसकी आंखें स्क्रीन पर दौड़ रहे कोडिंग के नंबर को बहुत ही ठंडी नज़र से घूर रही थी, क्योंकि प्रोजेक्ट फिनिक्स किसी सिंडिकेट का प्लान नहीं है। बैरागी की आवाज़ में एक अजीब सी गहराई थी। ये कोई सरकारी या फिर खुफिया एजेंसी का काम लगता है। सिंडिकेट के गुंडों में इतना दिमाग नहीं होता कि वो फिनिक्स जैसे नाम रखें। यह किसी ऐसे इंसान का दिमाग है जो सिस्टम के अंदर बैठकर सिस्टम को दीमक की तरह खा रहा है। तब स्क्रीन पर एक हरा रंग चमका। डिस्क्रिप्शन सक्सेसफुल। स्क्रीन पर एक के बाद एक कई खौफनाक फाइलें खुलने लगी। ये फाइलें हथियारों या ड्रग्स की नहीं थी, ये इंसानों पर किए गए रसायनों के परीक्षण की रिपोर्ट्स थी। बैराग की नजरें अचानक से एक फाइल पर जाकर जम सी गई थी। उसकी सिगरेट उसकी उंगलियों के बीच रुक गई। उसका पूरा शरीर किसी चट्टान की तरह सख्त हो गया था। उसकी आंखों में वो खौफनाक ज्वाला भड़क उठी थी जो उसने हवेली के जलते वक्त महसूस की थी। आराध्या ने बैरागी के बदलते हुए चेहरे को देखा और फिर स्क्रीन की तरफ पलटी। उस फाइल के ऊपर एक गैस का रासायनिक फॉर्मूला लिखा था और इसके नीचे जो जानकारी थी उसने आराध्या के पैरों तले जमीन खिसका दी। विशेषता रंगहीन और गंधहीन प्रभाव नर्वस सिस्टम को 3 सेकंड के लिए पूरी तरीके से सुन्न कर देती है। इंसान की आंखें खुली रहती हैं, दिमाग काम करता है लेकिन उसका शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। बैराग की सांसें भारी हो गई। ये वही गैस थी
वही खौफनाक तरीका जिसका इस्तेमाल उसके माता पिता और पूरे परिवार को जिंदा जलाते वक्त किया गया था। ये गैस, बैराग की आवाज़ में मौत की गूंज थी। इसी गैस ने मेरे परिवार को हिलने तक का मौका नहीं दिया था। वो मुझे देख रहे थे, तड़प रहे थे, लेकिन चीख नहीं पा रहे थे। बैराग की आराध्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जल्दी से कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां दौड़ाई और उस फाइल के निर्माता का नाम खोजने लगी। अगर ये गैस सिंडिकेट से नहीं बनाई गई तो इसे किसने बनाया? हाँ, आराध्या ने बुदबुदाते हुए फाइल के आखिरी पन्नों को खोला और जैसे ही वो पन्ना स्क्रीन पर खुला, तहखाने की आवाज़ जैसे चम सी गई थी। स्क्रीन पर कोई सिंडिकेट का लोगो नहीं था, वहाँ एक जानी पहचानी मोहर लगी थी, आराध्या की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी की मोहर। और उस महर मोहर के ठीक नीचे प्रोजेक्ट फिनिक्स के डायरेक्टर और मास्टरमाइंड का नाम और तस्वीरें छपी थी। डॉक्टर आर्यन, एजेंसी का सबसे शांत, समझदार और साइकोलॉजिक्स प्रोफाइलर। आराध्या की आंखें फटी की फटी रह गई। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाई। अगर पीछे दीवार नहीं होती तो वो शायद जमीन पर ही गिर पड़ती। नहीं, आराध्या के मुंह से बस एक कांपती हुई आवाज़ निकली, ये नामुमकिन है। डॉक्टर आर्यन, वो हमारी टीम का हिस्सा है। वो मुझे मेरे ट्रॉमा से बाहर निकालने की काउंसलिंग करता था। बैराग ने स्क्रीन पर आर्यन की तस्वीर को देखा। उसकी वो ठंडी आंखें अब एक खूंखार शैतान में बदल चुकी थी। सारी कड़ियाँ अब जल चुकी थी। वो तुम्हारा ट्रॉमा ठीक नहीं कर रहा था आराध्या, बैराग ने अपनी भारी रूह कपा देने वाली आवाज़ में कहा। वो तुम्हें पढ़ रहा था। वो एक साइकोपैथ है। वो इंसानी दिमाग और दर्द के साथ खेलता है। उसने मेरे परिवार पर इस गैस का इस्तेमाल इसीलिए नहीं किया था क्योंकि उसे मुझसे दुश्मनी थी। उसने वो इसलिए किया था क्योंकि वो देखना चाहता था कि एक इंसान जब अपने परिवार को बेबसी में जलता हुआ देखता है तो उसका दिमाग कैसे टूटता है। आराध्या को पूरा शरीर कांपने लगा। उसे वो मीटिंग रूम याद आ गया। कैसे डॉक्टर आर्यन चुपचाप एक कोने में बैठकर सबकी बॉडी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ता था। कैसे उसने आराध्या की आंखों में देखकर कहा था कि वो बैराग को बचा रही है। और वो अदृश्य बॉस, वो खौफनाक सिंडिकेट, वो सब एक छलावा था। असली शैतान तो आराध्या के बिल्कुल बगल में उसकी अपनी एजेंसी में बैठा था, जो सरकारी पैसे और ताकत का इस्तेमाल करके अंडरग्राउंड पर राज कर रहा था। उसने उसने मेरी टीम का इस्तेमाल किया। आराध्या की आंखों में अब आंसू नहीं थे बल्कि खून उतर आया था। उसने चीफ राठौर को अंधा बना रखा था। उसने मेरे परिवार के कातिलों को पनाह दी और मैं उसी के आदेशों पर कतली पुतली की तरह नाच रही थी। आराध्या ने अंदर की वो एजेंट, वो जो न्याय और कानून भरोसा करती थी, आज पूरी तरीके से राख हो चुकी थी। उसका दिमाग गुस्से से फट रहा था। उसके पास रखी एक लोहे की कुर्सी को पूरी ताकत से उठाया और स्क्रीन के बगल वाली दीवार पर इतनी जोर से दीवार की कुर्सी पीछे मुड़ गई। मैं उसे जिंदा जला दूंगी, आराध्या चीखी। उसकी आवाज़ में वो दर्दनाक पागलपन था जो उसे इंसान को शैतान बना देता है। मैं उसके एक एक अंग को अपने हाथों से काटूंगी। मैं उसे अचानक बैराग ने आगे बढ़कर आराध्या के दोनों कंधों को अपने भारी खुरदुरे हाथों से कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आराध्या को कांपना एक सेकंड के लिए रुक सा गया था। आराध्या, मेरी आंखों में देखो। बैराग की आवाज़ में कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसकी आवाज़ में एक ऐसा भयंकर बदलाव था जो तूफान से पहले भी खामोशी हो रहता है। आराध्या ने अपनी खोलती हुई लाल आंखों से बैराग के उन जेट ब्लैक आंखों में डाली। वो तुम्हारे गुस्से के लायक नहीं है, बैराग ने आराध्या के चेहरे के बिल्कुल पास आकर एक बेहद शर्द लहजे में फुसफुसाया। उसने मेरे परिवार की मेरी आंखों के सामने राख किया है। उसने तुम्हारी जिंदगी को एक खेल समझा। हम उसे सिर्फ मारेंगे नहीं। बैराग की आंखों में एक ऐसा खौफनाक अंधकार था जो इंसानियत की हर हद के पार था। हम उसे उसके ही बनाए हुए उस खौफनाक गैस की दुनिया में ले जाएंगे। हम उसे जिंदा रखेंगे लेकिन उसका शरीर पत्थर का होगा और फिर वो अपनी खूनी खुली आंखों से अपनी पूरी दुनिया, अपना पूरा घमंड राख होते हुए देखेगा। बैराग के इन शब्दों ने आराध्या के अंदर के बेकाबू तूफान को एक ठंडी सोची समझी जिस्म में बदल दिया। उसे एहसास हुआ कि बैराग सही कह रहा था। डॉक्टर आर्यन को सीधा मारना उसके लिए बहुत आसान सजा होगी। उसे वो दर्द देना था जो उसके इन दोनों को दिया था, चीफ राठौर और देव। आराध्या ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, उन्हें कुछ नहीं होता, पता है। आर्यन उन्हें भी ख़त्म कर देगा क्योंकि अब उसे पता है कि डेटा डिकोड हो चुका है। तो फिर अब वक्त आ गया है कि हम इस शहर की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को ये बताया जाए कि असली दवाई किसे कहते हैं।
बैरागी ने आराध्या के कंधों को छोड़ा और अपनी गन टेबल से उठा ली। उसने अपनी नजरें आराध्या पर फेरी। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी, ना ही कोई योजना डिस्कस की गई थी। बस एक नज़र और दोनों का खौफनाक इरादा एक हो चुका था। आज रात मुंबई का वो अंतर्गत इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता था, वो इन दो मौत के फरिश्तों का अगला निशाना बनने वाला था। डॉक्टर आर्यन को अब अखबार भी नहीं बचा सकता था। एजेंसी का हेडक्वार्टर रात के सन्नाटे में एक मनगढ़ंत जाल जैसा लग रहा था। आराध्या और वैराग कोई धमाका करके नहीं, बल्कि छिपते छुपाते हुए डेटा सेंटर के बेसमेंट में दाखिल हुए थे। उनका मकसद आर्यन को मारना नहीं, बल्कि पूरे सिंडिकेट को दुनिया के सामने लाना था। लेकिन आर्यन इतना मूर्ख नहीं था। जैसे वे अंदर पहुंचे, चारों तरफ की लाइट से झलके। वहां पुलिस या एजेंसी के गार्ड्स नहीं थे, वहां उसकी पूरी एलिट टीम खड़ी थी। देव, समर, जोया और कबीर, सबकी बंदूकें आराध्या और बैराग की तरफ तनी हुई थी। आराध्या के दिल में एक अजीब सी टीस उठी। देव, समर, तुम लोग? देव की आंखें नम थी, लेकिन बंदूक उनकी अंगुलियों में मजबूती से फंसी हुई थी। हमें पता है ना, हमें पता है कि आर्यन क्या कर रहा है, लेकिन तुम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकती। बहरा एक अपराधी है, तुम उसके साथ मिलकर क्या कर रही हो? हाँ। आराध्या हंसी, लेकिन वह हंसी बहुत ही दर्दनाक थी। कानून? वो कानून जिसके नाम पर आर्यन ने मेरे परिवार की बलि दे दी, जो ड्रग्स, हथियार और इंसानी तस्करी का ऐसा एजेंसी की तिजोरियों में जाता है। हाँ, वो क्या कानून है? हाँ। तभी डॉक्टर आर्यन अंधेरे से बाहर निकला। उसने हाथ में एक रिमोट पकड़ा था। तुमने डेटा चुराने की कोशिश की है ना? हाँ। अब यहाँ जो भी है वो सबूत के साथ मिट जाएगा। उसने रिमोट दबाया। पूरे हेडक्वार्टर का सेल्फ डिस्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू हो गया था। आराध्या और बैराग के पास सोचने का भी वक्त नहीं था। बैराग ने अपनी गन से ऊपर लगे फायर स्प्रिंकलर्स पर गोली चलाई। पानी के बौछार, कमरे में धुंध पैदा हो गई। समर दब गया। देव, हट जाओ! आराध्या चिल्लाई। एक खूनी लड़ाई छिड़ चुकी थी। आराध्या और बैराग का सामना उनके ही साथियों से था। बैराग ने किसी को नहीं मारा, उसने बस उन्हें बेअसर किया। आराध्या के लिए ये सबसे मुश्किल था। उसने अपने ही पार्टनर देव को लात मारकर गिराया और आर्यन की तरफ बढ़ी। आर्यन भाग रहा था। वो सर्वर रूम में घुसा। आराध्या उसके पीछे थी। वहां पहुंचकर उसने आर्यन को पकड़ा। उसने आर्यन के कॉलर को झकझोरा। सच सच बोल, तूने क्यों किया ये सब? हाँ। आर्यन हंसा। उसके मुंह से खून निकल रहा था, क्योंकि इस शहर को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ बंदूक नहीं, डर चाहिए होता है, एरा। लोग अराजकता से नहीं डरते, और मैं वो डर बनाना चाहता था। बैराग भी वही करता है। फर्क इतना है कि वो इसे बदला कहता है और मैं इसे व्यवसाय। आराध्या ने अपनी आर्यन के सीने पर रख दी और वह कांप रही थी। इसे मत मारो यारा। बैराग की आवाज़ पीछे से आई। वो कंधे पर गोली खाए हुए खड़ा था। अगर इसे मार दिया तो वो बॉस का नाम कभी सामने नहीं आएगा। ये मरना नहीं चाहिए, ये डरता है। आराध्या ने अपनी उंगली ट्रिगर पर रखी। एक सेकंड के लिए सब कुछ रुक सा गया था। उसे अपने पापा की आवाज़ याद आई, माँ की चीखें। उसने ट्रिगर नहीं दबाया। उसने अपने बंदूक पटक दी। हम इसे मारेंगे नहीं। आराध्या ने बैराग की तरफ देखा। हम इसे पुलिस के हवाले करेंगे, वो भी उन लोगों को जिस एजेंसी के बाहर के हैं। इसे उस अदृश्य बॉस के सामने लाएंगे। तभी एजेंसी के बाकी गार्ड्स और चीफ राठौर वहां पहुंच गए। पूरा हेडक्वार्टर जल रहा था। आर्यन को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बैराग और आराध्या के लिए वहां से निकलना नामुमकिन था। एजेंसी के लोग उन्हें घेर चुके थे। बैराग ने आराध्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। आराध्या, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं उन्हें उलझता हूँ। तुम पिछले रास्ते से निकल जाओ। मोहिनी को लेकर दो चले जाओ। नहीं, हम दोनों साथ में चलेंगे। नहीं। बैराग ने उसे पीछे धकेला। तुम आज भी एक एजेंट हो, भले ही वर्दी तुमने उतार दी हो। जाओ और दुनिया को दिखाओ कि ये एजेंसी कितनी गंदी है। मैं उन्हें यहाँ रोकता हूँ। बैराग ने बिना बिना सोचे समझे अपनी राइफल उठाई और गार्ड्स पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, ताकि आराध्या भाग सके। आराध्या को पीछे हटना पड़ा। वह चीखती रही, लेकिन बैराग उस गोलियों की बौछार में एक गहन चट्टान की तरह खड़ा रहा। आराध्या बेसमेंट में उस पाइप से बाहर निकली जहां से गंदा पानी शहर से गटर में जाता था। वह बाहर आई। बारिश हो रही थी। वह पूरी तरीके से भीग चुकी थी, खून और कीचड़ से सनी हुई। वह मुड़कर देखती रही। हेडक्वार्टर धुआं उठ रहा था। बैराग की फायरिंग की आवाज़ें बंद हो चुकी थी। वह अकेली थी। शहर की सड़कों पर सन्नाटा था। उसने अपनी जेब से वो हाई ड्राइव निकाली जो अपने आर्यन के सर्वर से कॉपी की थी। पूरी एजेंसी का सच
उस छोटी सी ड्राइव में था। वह जानती थी कि बैराग शायद अब जिंदा ना हो या शायद पकड़ा गया हो। अगली सुबह न्यूज़ चैनलों पर सबसे बड़ी खबर थी, इंटेलिजेंस एजेंसी पर हमला, बड़ा घोटाला बेनकाब। आराध्या एक पार्क के बेंच में बैठी थी। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा था। उसने अपने गले से अपना एजेंट आईडी कार्ड निकाला और उसे सड़क पर फेंक दिया। वह एक अब एजेंट नहीं थी, वह बस एक मुजरिम थी। उसने दूर खड़ी अपनी कार की तरफ देखा। उसे लगा कि शायद वहाँ बैराग्य होगा, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अभी तो सिर्फ शुरुआत है पार्टनर, असली बॉस तो अभी बाकी है, अपना ख्याल रखना। आराध्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी, दर्द मुस्कान। मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर नौलावला के जंगल के बीच छुपा एक पुराना और वीरान कॉटेज। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी इस शहर की गंदगी को धोने की कोशिश कर रहा हो। कॉटेज के एक छोटे से कमरे में मोहिनी गहरी नींद में थी। हॉल में सिर्फ एक पीली लाइटें जल रही थी। आराध्या खिड़की के पास खड़ी थी, शहर के घने अंधेरे को घूर रही थी। उसके हाथ में एक कप ब्लैक कॉफ़ी थी, जो बहुत पहले से ठंडी हो चुकी थी। उसका दिमाग बार बार उस पर मैसेज पर जाकर अटक रहा था। अभी तो सिर्फ शुरुआत है पार्टनर। वह जानती थी कि वह मैसेज आराध्या बैराग का था, लेकिन 3 दिन बीत चुके थे। न्यूज़ चैनल पर बैराग प्रताप सिंह को मरा हुआ या फिर फरार घोषित किया कर दिया गया था। तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते, आराध्या ने बुदबुदाते हुए कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा। तभी कॉटेज के भारी लकड़ी के दरवाजे पर एक हल्की सी लेकिन भारी दस्तक हुई। आराध्या का पूरा शरीर एक सेकंड में 100 हिस्से अलर्ट हो गया। उसने अपनी लोडेड गन निकाली और सेफ्टी कैच दबाया और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजे के हैंडल घुमाया और गन तानते हुए दरवाजा झटके से खोला। बाहर की ठंडी हवा और बारिश की बौछार अंदर आई और दरवाजे की चौखट पर दीवार के सहारे लिए वो खड़ा था, वैराग्य। उसका काला ओवरकोट बारिश और कीचड़ में सना हुआ था। उसके होठ के किनारों से खून रिस रहा था और बायां हाथ पेट के पास कसकर दबा हुआ था, जहां से गहरा लाल खून उसकी अंगुलियों से टपक कर जमीन पर गिर रहा था। बैराग ने अपनी उन थकी हुई लेकिन गहरी काली आंखों में आराध्या की तरफ तनी हुई गन को देखा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही हल्की सूखी सी मुस्कान आई। गन नीचे कर लो एजेंट। बैराग की आवाज़ बहुत धीमी और खुरदरी थी। मैं पहले ही आधी लाश बन चुका हूँ। आराध्या ने सांसें गले में अटक गई थी। गन उसके हाथ से अपने आप नीचे हो गई। बिना भी एक शब्द कहे उसने आगे बढ़कर बैराग का भारी भरकम शरीर अपने कंधों का सहारा देकर अंदर खींचा और दरवाजा पैर से ही बंद कर दिया। चेयर पर बैठे हुए जल्दी। आराध्या की आवाज़ में वो टिपिकल एजेंट वाली शक्ति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी घबराहट थी जिसे वो छुपा नहीं पा रही थी। उसने बैराग को पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठाया और अंदर से फर्स्ट एड किट ले आई। कोट उतारो, आराध्या ने कैंची निकालते हुए कहा। बैराग का शरीर दर्द से अकड़ रहा था। उसने कोट उतारने की कोशिश की, लेकिन उसका बायां हाथ काम नहीं कर रहा था। आराध्या ने बिना झिझके आगे बढ़कर उसके कोट को उसके कंधों से नीचे से खिसकाया। बैराग की शर्ट खून से पूरी तरीके से भीग चुकी थी। आराध्या ने शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिए। उन दोनों के बीच अब कुछ इंच का फासला था। बैराग की भारी और गर्म सांसें आराध्या के चेहरे पर पड़ रही थी। शर्ट खुलते ही आराध्या की नजरें बैराग के सीने पर गईं। बाईं तरफ गोली का गहरा घाव था, जो शायद हेडक्वार्टर के गार्ड्स की फायरिंग से लगा था, लेकिन उस ताज़ा घाव से भी ज़्यादा खौफनाक वे पुराने जलने के निशान थे, जो उसके पूरे शरीर और पेट पर फैले हुए थे। आराध्या के हाथ एक सेकंड के लिए रुक गए। वो इंसान जिसे पूरी दुनिया एक बेदर्द शैतान मानती थी, वो अपने शरीर पर कितने ही दर्द समेटे हुए था। गोली अंदर नहीं है, आर पार निकल गई है। बैरागी ने आराध्या को घूरते हुए कहा, चुप रहो, खून बहुत बह चुका है। आराध्या ने रुई को एंटीसेप्टिक्स में डुबोया और बैराग के घाव पर रखा। एंटीसेप्टिक की जलन से बैराग की जबड़े की नसें तन गई, लेकिन उसके मुंह से उफ तक नहीं निकली। आराध्या बहुत ध्यान से घाव साफ कर रही थी। हमेशा ट्रिगर पर रहने वाली उसकी उंगलियां आज किसी के घाव पर मरहम लगा रही थी। अचानक बैराग ने नोटिस किया कि आराध्या के हाथ हल्के हल्के कांप रहे हैं। वो आराध्या, जिसने सिल्वर पॉट पर बिना एक पलक झपकाए 50 लोगों की लाशें बिछा दी थी, वो आज एक घाव साफ करते हुए कांप रही थी। बैराग ने अपना दायां हाथ तेजी से उठाया और आराध्या की उस कांपती हुई कलाई को कसकर लेकिन बेहद नरमी से पकड़ लिया। आराध्या ने हाथ रुक गए। उसने अपनी नज़रें उठाकर सीधे बैराग की आंखों में देखा। कमरे में से बाहर बरसती बारिश की आवाज़ आ रही थी। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, बैराग ने अपनी आंखों से गहराई से देखते हुए कहा। ठंड की वजह से कांप रहे हैं,
आराध्या ने अपनी नजरें चुराने की कोशिश की, एक साफ झूठ बोलते हुए। तुम झूठ बहुत बुरा बोलती हो आराध्या। बैराग की आवाज में एक ऐसा ठहराव था जो आराध्या के अंदर की सारी दीवारों को तोड़ रहा था। बैराग ने आराध्या की कलाई को नहीं छोड़ा। उसका अंगूठा आराध्या की नब्ज पर था, जो इस वक्त बहुत ही तेजी से धड़क रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों जानते थे कि वे एक ऐसी खाई हैं जिसके किनारे खड़े हैं, जहां गिरना उनके लिए खतरनाक था। उनके पास प्यार, रिश्ते या जज्बात के लिए कोई जगह नहीं थी। उसका मकसद सिर्फ खून बदला था। लेकिन इस पल, इस खामोश रात में वो दोनों शैतान नहीं थे। वो बस दो टूटे हुए अकेले इंसान थे, जिन्हें एक दूसरे से में अपना अक्स दिख रहा था। आराध्या को बैराग की आंखों में अपने लिए वो खामोश फिक्र दिखी जिसने उसे एजेंसी की उस आग को बचाया था, और बैराग को आराध्या के छुअन में वो सुकून मिला जो उसने अपनी हथेली के जलने के बाद भी कभी महसूस नहीं किया था। यह कोई हवस या फिर बचकाना सा आकर्षण नहीं था। ये एक डार्क, खामोश और बहुत ही गहरी समझ थी। आराध्या ने अपनी कलाई बैराग की पकड़ से धीरे से छुड़ाई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस पट्टी उठाई और बैराग के घाव पर कसकर बांधने लगी। 3 दिन। आराध्या ने घाव को कसकर दबाते हुए बिना बैराग की तरफ देखे एक शांत आवाज में पूछा, तीन 3 दिन से तुम कहाँ थे? खबरों में तुम्हें मृत या फिर फरार घोषित कर दिया गया है। और मुझे बेवकूफ़ मत समझना बैराग। ये घाव एजेंसी की गन के नहीं है। घाव का आकार बता रहा है कि यह किसी स्नाइपर राइफल की गोली है। इस लड़ाई के अंदर किसी के पास स्नाइपर नहीं थी। बैराग के चेहरे पर दर्द के बीच भी एक हल्की सी खुरदुरी मुस्कान आई। तुम्हारी नज़र आज भी एक बेहतरीन एजेंट वाली आराध्या। जवाब दो, आराध्या ने सख्ती से कहा। उसकी आंखें अब सीधा बैराग की काली आंखों में गड़ी थीं। उस रात मुख्यालय के जलने के बाद क्या हुआ था? हाँ, तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? और तुमने उस वीरान जगह पर मुझे कैसे ढूंढा? हाँ। बैराग ने गहरी भारी सांस ले, उसका सीना उठा और खून की कुछ और बूंदें बाहर आईं। तुम्हें उस तहखाने से सुरक्षित बाहर निकालने के बाद मैंने उन गार्ड्स को उलझाए रखा था। बैराग की आवाज़ धीमी लेकिन खौफनाक थी। लेकिन जैसे ही मैं इमारत के पिछले हिस्से से बाहर निकला, वहाँ मेरा इंतजार एजेंसी के लोग नहीं कर रहे थे। आराध्या के हाथ रुक गए। तो कौन थे? उस अदरस बॉस के भाड़े के कातिल। बैराग की आंखों में वो खूंखार अंधकार लौट आया। उन्हें पहले से पता था कि डॉक्टर आर्यन का पर्दाफाश होने वाला है और एजेंसी में धमाका होगा। आर्यन सिर्फ एक मुहावरा था, असली खेल वो शैतान खेल रहा है। उसने बाहर आकर अपने बेहतरीन स्पाइनर्स बिठा रखे थे, और वो मुझे और तुम्हें दोनों को उस रात हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था। आराध्या सन रह गई। उसे अचानक उस रात का मंजर याद आया, जब वह बेसमेंट के पाइप से भाग रही थी और पीछे फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी। उसे लगा था कि बैराग एजेंसी की गार्ड से लड़ रहा है, लेकिन वह तो किसी और ही मौत का सामना कर रहा था। तुम अकेले उन स्नाइपर्स के बीच? आराध्या की आवाज़ में एक अकल्पनीय हैरानी थी। मैं मरा नहीं, बस यही उनके लिए काफ़ी था। बैराग ने बहुत ही सामान्य लहजे में कहा, जैसे मौत को चकमा देना उसके लिए कोई बड़ी बात न हो। गोली मुझे उसी रात लगी थी। 3 दिन तक मैं उनके नेटवर्क को खंगाल रहा था। खून बह रहा था, लेकिन मुझे ये जानना था कि वो अगला वार कहाँ करेगा। मैं उनके खून के निशानों का पीछा कर रहा था। और मैं? आराध्या ने पूछा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मोहिनी को लेकर इस कॉटेज में हूँ? मैंने कहा था आराध्या। बैराग ने उसकी आंखों में एक अजीब से अधिकार के साथ देखते हुए कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे शायद तुम्हारी हिफाजत के लिए हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। मैं भले ही शहर के किसी भी अंधेरे कोने में मौत से लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी एक नज़र हमेशा तुम पर ही भी रहेगी। मैं अपनी चीज़ों को लावारिस नहीं छोड़ता। आराध्या के पास अब कोई सवाल नहीं बचा था। यह इंसान 3 दिन से गोली खाए मौत के मुंह में रहकर सिर्फ उसके दुश्मनों का रास्ता साफ कर रहा था, और उस पर नज़र रखे हुए भी था ताकि वह महफूज रहे। आराध्या के फिर से घाव पर पट्टी बांधना शुरू किया, लेकिन इस सच को सुनने के बाद हमेशा ट्रिगर पर मजबूती से रहने वाली लड़की की उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थी। आराध्या फिर से उस सिल्वर पॉट पर बिना पलक झपकाए लाश बजा देती थी, और आज इस इंसान की वफादारी उसके जिस्म के घाव को देखकर वह कांप रही थी। मैंने कहा था ना, मैं अपनी चीज़ों को मरने नहीं देता। बैराग ने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए अपनी आंखें बंद की। दर्द और थकान अब उस पर हावी हो रही थी। तुमने मुझे बचाया, आराध्या ने वहां से उठते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो गया है। हम सिर्फ उस अदरस बॉस को मारने के लिए एक साथ हैं।
बैराग ने अपनी आंखें बिना खोले एक हल्की सी खुरदुरी मुस्कान दी। नॉर्मल? बैराग ने बुदबुदाते हुए कहा। हम दोनों में से कोई भी नॉर्मल नहीं है आराध्या। और जिस दिन वो अदृश्य बॉस मरेगा उस दिन तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम वापस उस झूठी दुनिया में जाना चाहती हो या फिर मेरे साथ इस अंधेरे में राज करना चाहती हो। या फिर आराध्या के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने लाइट 10 किलो थोड़ी सी कम की और बैराग के ऊपर एक भारी कंबल डाल दिया। चुपचाप से सो जाओ, आराध्या ने सख्ती से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में वो पहले वाली नफरत नहीं थी। बैराग नींद की आगोश में जाने लगा था। आराध्या कमरे के दूसरे कोने में जमीन पर बैठ गई और अपनी गन साफ करने लगी, लेकिन उसकी नज़रें बार बार उस सोते हुए शैतान पर जा रही थी जो आज उसके सारे सवालों का जवाब देकर खामोश हो चुका था। अगर कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।